हेलो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज में आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। मॉडर्न हिस्ट्री में हम ये देख रहे हैं कि भारत में ब्रिटिशर्स का विस्तार कैसे होता है। सबसे पहले आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जो कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में हुआ था। उसके बाद हमने प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बारे में देखा। फिर कैसे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, चारों युद्ध के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी। और अब इसी क्रम में हम चलते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की तरफ। मराठा वार, जो कि ब्रिटिशर्स के साथ मराठों का जो युद्ध था, मुख्य रूप से 3 हुए थे, जिसमें से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को हम आज देखेंगे और जो 2 युद्ध बचते हैं वो हम कल की वीडियो में अर्थात अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वार की तरफ। क्या था, पहले इसके हम बैकग्राउंड को समझेंगे, उसके बाद क्या क्या घटना घटी इसमें उसको समझेंगे और इसके क्या परिणाम निकले उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आप लोगों के लिए हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। ये मेरे नोट्स हैं जिसको मैं आप लोगों तक ला रहा हूँ और सीखने की कोशिश कीजिएगा, रटने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरे लैंग्वेज को सुनिएगा और आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, 1775 टू 82, इसके बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनती है, आप इस पीरियड को देखिएगा 1775 टू 1882। इसमें अन्य कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं आप देखेंगे। बक्सर का युद्ध 1764 में ही हो चुका है, अर्थात इस युद्ध के पहले ही बक्सर का युद्ध हो चुका है। प्लासी का युद्ध 1757 में हो चुका है और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के बीच हो चुका है। अर्थात ये 3 घटनाएं अंग्रेज जो है झेल चुके हैं, 3 जगह वो युद्ध कर चुके हैं। अब 1775 से 82 ये जो पीरियड है, इसी पीरियड में आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय होता है, अर्थात द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक मैंने आपको कल पढ़ाया था। ठीक है, तो इस बीच जो है आप देखेंगे इसी पीरियड में 2 साल इसी पीरियड में आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है। तो ये सारे युद्ध एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे ये जितनी भी इसकी पृष्ठभूमि है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुका है, बंगाल में बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध हो चुका है। तो आप देखेंगे भारत में एक तरह से मुग़ल को छोड़ दिया जाए तो मराठा ही ऐसी शक्ति हैं जो कि उभर रहे हैं। ठीक है, आप 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मुग़ल बादशाहों में जो है अयोग्यता देखने में को मिलती है और उसके बाद मुग़ल सत्ता जो है कमज़ोर पड़ने लगती है। जैसे जैसे मुग़ल सत्ता कमज़ोर पड़ती है वैसे वैसे जो देसी रियासतें रहते हैं या फिर जितने भी अन्य छोटे छोटे स्टेट रहते हैं वो स्वतंत्र होने लगते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। तो आप देखेंगे मुग़ल सत्ता कमज़ोर पड़ गई और यही जो बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध में 3 शक्ति कौन कौन, शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल बादशाह था, उसके बाद आप देखेंगे शुजाउद्दौला बंगाल का अवध का नवाब और बंगाल का नवाब मीर कासिम, ये तीनों लोगों को सम्मिलित रूप से अंग्रेज़ों ने हराया था बक्सर के युद्ध में। तो 3 शक्तियों को एक साथ हराने पर अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा जो है वो बढ़ी थी। ठीक है, तो मुग़ल उनके आगे अब कुछ नहीं थे। मुग़ल शासक जो थे वो उनको पेंशन पे रख दिए थे सब अंग्रेज। ठीक है, 26 लाख रुपए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो अब एक ही शक्ति उन लोगों के सामने थी जो कि उभर रही थी, वो थी मराठा शक्ति। ठीक है, तो अंग्रेज़ों को टक्कर देने के लिए मुग़ल के बाद मराठा ही ऐसी शक्ति बची थी। तो अंग्रेज जो है वो मराठों से भयभीत थे और इसी परिदृश्य में आप देखेंगे तो आगे चल के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पे पहुँचे, हम देख लेते हैं कि पानीपत का युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, उसके बाद मराठों की स्थिति क्या रही और कैसे ये सर्वाइव किए। ठीक है, मराठे का इतिहास या जो शिवाजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था मराठों का इतिहास, उसको हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। लेकिन 1761 से क्या था मराठों का इतिहास, उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आप देखेंगे 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जब बालाजी बाजीराव पेशवा रहते हैं, अर्थात बालाजी बाजीराव मराठाओं के पेशवा रहते हैं
और उसी समय 1761 ईस्वी में आप देखेंगे तो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है, और अहमद शाह अब्दाली के साथ जब मराठे लड़ते हैं तो उसी को हम पानीपत का तृतीय युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली जब भारत में आक्रमण करता है तो भारतीय राजा भी उसका साथ देते हैं। अब भारतीय राजा उसका साथ क्यों देते हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि मराठा जो है शक्ति उभर रही थी। ठीक है, जब से पेशवाओं का राज चलने लगा तो मराठा शक्ति जो है भारत में अपना प्रसार कर रही थी। तो जो अन्य शक्तियाँ थीं, जैसे निजाम हुआ, फिर से इधर यहाँ पे अवध थे सब, ठीक है, तो ये जो सारी शक्तियाँ थी सब, वो ये चाह रहे थे सब कि ये भी हम ही लोगों के लेवल में बना रहे, मराठे भी हम ही लोगों के लेवल में बने रहें, और हम लोगों से ऊपर ना उठ पाए, नहीं तो ये हमको दबा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए जब अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है तो पानीपत के तृतीय युद्ध में आप देखेंगे तो अवध का जो नवाब शुजाउद्दौला रहता है वो भी साथ देता है, और जो दिल्ली का बादशाह अर्थात खुद शुजाउद्दौला जो रहता है वो भी साथ देता है। ठीक है, 1761 ईस्वी में। तो यहाँ पे बालाजी बाजीराव तो पेशवा रहते हैं, इसके नेतृत्व में बालाजी बाजीराव के मराठों के नेतृत्व में आप देखेंगे तो सदाशिवराव भाऊजी और विश्वासराव, ये दो लोग पानीपत के तृतीय युद्ध में लड़ते हैं, और देखते ही देखते ये लोग वीर गति को प्राप्त होते हैं। चूँकि जब भारतीय राजा ही दूसरे पक्ष का साथ दे रहे हैं तो भारतीयों का हारना तय है। ठीक है, तो यहाँ पे मराठों को अब देखेंगे कि ये हार जाते हैं, और पानीपत के तृतीय युद्ध में हारने के बाद मराठों की स्थिति जो है वो कमज़ोर पड़ने लगती है। ठीक है, युद्ध में मराठा सैनिकों की हार हो जाती है और सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव की मृत्यु हो जाती है, जिसके सदमे में अब जब ये घटना घट जाती है, जब वहाँ पे तृतीय युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध हार जाया जाता है मराठों द्वारा, तो उसके बाद जब पेशवा बालाजी बाजीराव को जब ये घटना सुनाई जाती है तो उस सदमे में जो है ये जो पेशवा रहते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है, बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो जाती है। तो इससे जो पूरा इकोनॉमिकली कहें या फिर व्यापारिक रूप से कहें, हर तरह से मराठा शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है। ठीक है, और वहाँ से फिर से एक पेशवा माधवराव का जो है वहाँ पे फिर से विस्तार स्टार्ट करते हैं माधवराव, और पुनः जो है मराठों को एक शक्ति के रूप में वो उभारते हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या बैकग्राउंड था, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लेके आया हूँ, इसको देखिएगा। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या थी? सबसे पहले पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 ईस्वी में होता है उसमें मराठा पराजित हो जाते हैं, और मराठा के पराजित होने के बाद बालाजी बाजीराव जो कि पेशवा रहते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद माधवराव पेशवा नए पेशवा बनते हैं। ठीक है, माधवराव जो है नए पेशवा बनते हैं और मराठा शक्ति का पुनः वो विस्तार करते हैं। ठीक है, लेकिन आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाती है 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे कि पुनः जो है मराठा शक्ति जो है कमज़ोर होने लगती है, और नारायण राव पेशवा इनको जो है नया पेशवा बनाया जाता है 1772 ईस्वी के बाद। लेकिन रघुनाथ राव, ये कौन है? ये नारायण राव पेशवा के चाचा रहते हैं, रघुनाथ राव, जिसको राघोवा भी कहा जाता है। तो ये जो रहते हैं इनको भी ये भी चाहते हैं कि मैं पेशवा बनूं। ठीक है, लेकिन नारायण राव को पेशवा बना दिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद नारायण राव पेशवा की भी मृत्यु हो जाती है। ये इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग है मराठों का, उसको हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में हम ब्रीफ में आपको जानकारी दे रहे हैं। नारायण राव पेशवा की भी इसमें मृत्यु हो जाती है, और आप देखेंगे रघुनाथ राव जो है चाहता है कि हम पेशवा बन जाएं, अगले पेशवा हम बने, लेकिन इसका विरोध होने लगता है। ठीक है, जो नाना फडणवीस रहते हैं और महाजी सिंधिया रहते हैं वो इसका विरोध करते हैं कि पेशवा वही बनेगा जो इसके हकदार होगा, अर्थात नारायण राव पेशवा का जो पुत्र है वो पेशवा बनेगा। तो नारायण राव पेशवा का पुत्र जो रहता है माधवराव नारायण राव, या फिर इन्हीं को माधवराव द्वितीय भी कहा जाता है, इनको पेशवा बनाया जाता है। लेकिन चूँकि ये छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है, छोटे रहते हैं, तो इनकी देख रेख के लिए बार भाई परिषद बनाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बार भाई परिषद बनाई जाती है, और उसमें आप देखेंगे जो सदस्य रहते हैं वो उसके सदस्य महाजी सिंधिया भी रहते हैं, नाना फडणवीस भी रहते हैं। ठीक है, और बार भाई परिषद में लगभग 12 मेंबर रहते हैं जो कि इनकी देखरेख करते हैं माधवराव नारायण राव की, अर्थात माधवराव द्वितीय की। तो ये इस समय पेशवा ये हैं। अब यहीं से स्टार्ट होता है आंग्ल मराठा युद्ध का पृष्ठभूमि। रघुनाथ राव अर्थात राघोवा को पेशवा नहीं बनाया जाता है, नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया द्वारा इसका विरोध कर दिया जाता है। तो यही रघुनाथ राव पहुंच जाते हैं अंग्रेज़ों के पास, जो कि बम्बई प्रेसिडेंसी जो रहती है वहाँ पे पहुँचते हैं ये, और ये कहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए,
ये जो मराठे हैं जो नए पेशवा बनाए गए हैं, इनसे युद्ध करने में हमारी मदद कीजिए और युद्ध होने के बाद मैं आपको कुछ भेंट के रूप में जगह दूंगा, वहाँ से राजस्व वसूल सकते हैं, मतलब हमसे आप एक संधि कर लीजिए। तो वही सूरत की संधि होती है 1775 ईस्वी में। ठीक है। बम्बई प्रेसिडेंसी और जो रघुनाथ राव या फिर राघोवा, उन्हीं को राघोवा भी कहा जाता है, इन दोनों के बीच संधि होती है सूरत की संधि 1775 ईस्वी में। उस संधि के अनुसार जो रघुनाथ राव रहते हैं वो वादा करते हैं अंग्रेज़ों से सालसेट, बसीन, सूरत और भड़ोच, ये 4 जगह देने की वो क्या करते हैं, और 4 जगह ये देने के लिए उनसे कहते हैं अंग्रेज़ों को कि आप हमारा मदद कीजिए और हम आपको कर लेंगे, अगर युद्ध जीत लेंगे तो हम आपको ये जगह भेंट में देंगे। ठीक है। तो पुनः अंग्रेज़ जो है 2500 सैनिकों के साथ 2500 सैनिकों के साथ युद्ध होता है, उसी को अर्रास का युद्ध कहा जाता है और अंग्रेज़ उसमें पराजित हो जाते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी के सैनिक रहते हैं, चूँकि अंग्रेज़ों की 3 प्रेसिडेंसी है भारत में, एक है बंगाल में, एक है मद्रास में और एक है बम्बई में। तो बम्बई प्रेसिडेंसी के ये सैनिक रहते हैं। ठीक है। तो बम्बई प्रेसिडेंसी के सैनिक पराजित हो जाते हैं। अब ये घटना जो है वो 1775 ईस्वी में हुआ था ये। ठीक है, सूरत की संधि। लेकिन 1775 से 2 साल पहले अर्थात 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें बात ये हुई थी कि जो बंगाल का गवर्नर होगा वो तीनों प्रेसिडेंसी का उसके अधीन रहेगी, अर्थात बंगाल के गवर्नर, अर्थात बंगाल का जो गवर्नर होगा वो अब गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा और उसी के अधीन तीनों प्रेसिडेंसी रहेगी। ठीक है। तो जब तीनों प्रेसिडेंसी उसके अधीन है तो कोई भी संधि करने का अधिकार केवल बंगाल के गवर्नर जनरल को है। ठीक है, बात ये आती है। तो जब ये बात कि सूरत की संधि हुई है और सूरत की संधि के बाद अंग्रेज हार भी गए हैं, जब ये बात बंगाल में पहुंचती है उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स रहता है। तो जब वारेन हेस्टिंग्स को ये बात पता चलती है तो पुनः 1776 में एक संधि करता है, किससे, मराठों से, पुरंदर की संधि। ठीक है, मराठों से संधि करता है, पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि में ये कहा जाता है कि माधवराव जो हैं, माधवराव द्वितीय, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, माधवराव द्वितीय। ठीक है, तो माधवराव द्वितीय जो हैं वही पेशवा बने रहेंगे। संधि में ये कहा जाता है पुरंदर की कि माधवराव द्वितीय को ही हम लोग पेशवा मानते हैं और इनको जो है इसी की बदौलत जो है अंग्रेज़ों को सालसेट जो है जगह दे दिया जाता है। ठीक है, सालसेट अंग्रेज़ों को दे दिया जाता है, परंतु दोनों संधि की बात ब्रिटेन की समिति में पहुंच जाती है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी और बम्बई प्रेसिडेंसी थी, दोनों ने अलग अलग संधि किया। बम्बई प्रेसिडेंसी ने सूरत की संधि की और बंगाल प्रेसिडेंसी ने पुरंदर की संधि की। जब ये दोनों संधि के बारे में ब्रिटेन में पता चलता है वहाँ की संसद को, तो वहाँ की संसद निर्णय लेती है। क्या निर्णय लेती है, देखिएगा। निर्णय ये लेती है कि सूरत की संधि को आगे बढ़ाया जाए। क्यों ऐसा निर्णय लेती है, क्योंकि सूरत की संधि में आप देखेंगे उनको सालसेट भी मिल रहा है। ठीक है, ये सालसेट भी मिल रहा है, वसीन भी मिल रहा है, सूरत भी मिल रहा है, भड़ोच मिल रहा है, मतलब अधिक क्षेत्र इसमें मिल रहा है। और अगर सूरत की संधि के अनुसार अगर ये युद्ध जीत जाते हैं, ठीक है, ये 1775 में जो संधि हुई थी इसके अनुसार अगर ये युद्ध जीत जाते हैं अंग्रेज, तो मराठा इनके अधीन आ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं का कठपुतली वहाँ पे बैठेगा, कौन, रघुनाथ राव राघोवा। ठीक है, तो इसलिए जो ब्रिटेन की संसद रहती है वो भी मान जाती है कि ठीक है, सूरत की संधि को मान्य किया जाता है और इस संधि को बर्खास्त किया जाता है। ठीक है, तो सूरत की संधि को कहा जाता है कि युद्ध जो है इनको करने दिया जाए। अब देखिए, ऐसा निर्णय वहाँ की संसद लेती क्यों है, इसके पीछे भी वैश्विक स्तर पे कारण है। मैं उसको भी थोड़ा सा आप लोगों को सामने रखूँगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये एक रफ वर्ल्ड मैप है, इसको सीरियसली मत लीजिएगा, लेकिन एक रफ वर्ल्ड मैप की तरह इसको देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे पाएंगे ये है उत्तरी अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है ये यूरोप का है और ये है एशिया और ये अफ्रीका। ठीक है, तो क्या बनता है बैकग्राउंड, उसके बारे में देखिए, क्या वैश्विक स्तर पे घटना घटती है। जब अंग्रेज जो थे वो उत्तरी अमेरिका, अर्थात जब उत्तरी अमेरिका में यहीं के लोग गए थे। ठीक है, जब कोलंबस ने यहाँ की खोज की थी अमेरिका की, तो यहाँ से यूरोप से लोग जो है पुर्तगाल वगैरह से यहाँ पे जाके बसे थे। तो ये जो देश था ये भी ब्रिटेन का ही औपनिवेश था। औपनिवेश किसको कहते हैं, जहाँ पे ये लोग अपना अधिकार कर लेते थे, उसी को उन लोगों का औपनिवेश कहा जाता था। ठीक है, तो ये औपनिवेश था। तो अमेरिका में आप देखेंगे
तो यहाँ से उन लोगों को कई लाभ होते थे। कपास इनको यहाँ से इनको आपूर्ति होती थी। कैसे? यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता था। ट्रायंगल कैसा? आप देखेंगे कि यहाँ से ब्रिटेन से अफ्रीका, अफ्रीका से अमेरिका और अमेरिका से ब्रिटेन, ये एक ट्रायंगल बनता था। कैसा ट्रायंगल है ये? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी जिसके फलस्वरूप वहाँ पे मशीनीकरण हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे खेती करा के उत्तरी अमेरिका अर्थात अमेरिका में खेती करा के, कपास की खेती करा के, यहाँ से कपास को लाया जाता था कहाँ पे? ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन में लाके यहाँ पे सामान को बनाया जाता था, कपड़ा बनाया जाता था, और कपड़ा बनाने के बाद उसे यहाँ पे अफ्रीका में लाया जाता था या फिर अन्य देशों में भी, एशिया में, भारत में, ऐसे ले जाया जाता था, ठीक है। कपड़े को, कपास से कपड़े जो बनते थे, ठीक, यहाँ अफ्रीका में लाया जाता था और अफ्रीका में जो लोग थे उनको ये सामान बेचा जाता था। लेकिन जो अफ्रीका में दबे कुचले लोग, जो गरीब लोग थे, उनको यहाँ से दास के रूप में ले जाके अमेरिका में फिर से बेचा जाता था, ठीक है। अर्थात अफ्रीका में पहले दास प्रथा भी चलती थी, तो अफ्रीका से उत्तरी अमेरिका अर्थात अमेरिका में ले जाके दासों को बेचा जाता था और दासों के बदले उनसे काम करा के यहाँ से पुनः कपास को उगवा के ब्रिटेन लाया जाता था। तो एक तरह से ट्रायंगल बन गया था, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया था। तो आप देखेंगे इसी 1776 ईस्वी में जो उत्तरी अमेरिका था वो धीरे धीरे, अर्थात अमेरिका जो था वो स्वतंत्र होने लगा, ठीक है, स्वतंत्र हो गया 1776 ईस्वी में। आप देखेंगे तो क्या हुआ? जब ये स्वतंत्र हो गया तो यहाँ से इनका कपास का जो व्यापार था वो ठप्प पड़ गया। अब ये व्यापार यहाँ से नहीं कर पा रहे थे। तो अब आप देखेंगे भारत में यहाँ पे देखिएगा महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र जहाँ पे मराठों का एरिया था, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में कपास का उत्पादन बड़े अच्छी तरीके से होता है, ठीक है। तो अब अंग्रेज़ों की नज़र इन मराठों पे थी, यहाँ पे जो मराठे थे उन पे थी। आपने देखा जब यहाँ पे मैसूर थे, यहाँ पे जो मैसूर था ये, तो मैसूर को क्यों ये लोग इसको जीतना चाहते थे? क्योंकि इसी के किनारे जो ये मालाबार तट था, यहाँ पे मसालों का उत्पादन अधिक होता था, इसी वजह से मैसूर को भी जीतना चाहते थे। तो ये अंग्रेज जो है केवल अपना फ़ायदा देखते थे, ठीक है। तो इसी रूप में आप देखेंगे यहाँ पे मराठों के लिए, मराठों पे आक्रमण इसलिए करना चाहते थे क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी की वजह से कपास का उत्पादन हो सकता था और उनके लिए आपूर्ति का सामान यहाँ पे उपलब्ध था, ठीक है। ये यहाँ से कपास ले जाके वहाँ पे अपनी फैक्ट्री में कोई भी चीज़ बना सकते थे, कपड़ा बना सकते थे, बेच सकते थे, ठीक है। तो 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया, उसकी वजह से उन लोगों की नज़र पड़ी महाराष्ट्र पे अर्थात मराठों पे। तो अब उन लोगों को किसी न किसी कीमत में चाहिए था, तो इसी की वजह से, इसी में देखेंगे आप तो 1775 ईस्वी में वो उन लोगों ने हस्तक्षेप करना, 75-76 में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया, युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि सूरत की संधि हुई थी और पुरंदर की संधि हुई थी। तो सूरत की संधि को जो ब्रिटेन संसद थी उसने मंजूरी दे दी और आगे चल के ये जो बम्बई है, ठीक है, ये बम्बई है, इस समय मुंबई हो गया है। तो जो ये बम्बई है, बम्बई प्रेसिडेंसी के जो अंग्रेज़ थे वो 1779 ईस्वी में युद्ध जो है छेड़ते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको मंजूरी मिल गई थी ब्रिटेन संसद से। तो जब युद्ध होता है बेलगांव का युद्ध, तो उसमें भी ये जो बम्बई प्रेसिडेंसी रहती है वो हार जाती है, यहाँ पर भी हार गए सब। तो वहाँ पे बड़गांव की संधि हो जाती है 1789 ईस्वी में। अंग्रेज की ये चालाकी ये थी एक कि वो जहाँ भी देखते थे कि सिचुएशन उनके हाथ में नहीं है तो वो तुरंत जो है सरेंडर बोल के संधि कर लेते थे। सबसे अच्छा उन लोगों का ये फंडा था, ठीक है। तो 1779 ईस्वी में क्या होता है, बड़गांव की संधि हो जाती है। लेकिन जब चूँकि वहाँ से मिल चुका है आर्डर कि आप लोग युद्ध वहाँ पे जारी रखिए, तो जो वारेन हेस्टिंग है वो भी पीछे हटने वाला नहीं था, उसने युद्ध को जारी रखा और ये 2 मोर्चे पर युद्ध को स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि सोचता है कि अगर एक हारेंगे तो 50% तो चांस रहेगा कि एक जीत जाएंगे। इसी की वजह से ये दो मोर्चे पे युद्ध को जारी रखता है, एक पुणे में और एक ग्वालियर में। तो आप देखेंगे कि पुणे में तो युद्ध हार जाता है, अंग्रेज युद्ध हार जाते हैं पुणे में, जो सैनिक रहते हैं पुणे में वो हार जाते हैं। लेकिन जो ग्वालियर की तरफ से जो लड़ रहे होते हैं वो जीत जाते हैं। घटना कब की है? 1780 ईस्वी की, ठीक है। 1789 में बेलगांव का युद्ध हुआ था और 1 साल बाद अर्थात 1780 में ये ग्वालियर का युद्ध 1780 में अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेज़ों के जीतने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे आप देखेंगे तो अंग्रेज जो हैं वो 1780 में ही युद्ध स्टार्ट हो जाता है। कौन सा? आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरफ उनको मसाले की भी अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि
पहले इंसान जिंदा रहेगा तब तो व्यापार करेगा। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा, यहाँ से मसाला मिल रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ से उनको क्या मिलेगा, मसाला, ये मैसूर का एरिया है, ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, कपास मिलेगा। तो जब यहाँ से मसाले लेके जाएंगे तब तो वहाँ पे ज़िंदा रह पाएंगे। ठंडे प्रदेश जितने भी होते हैं वहाँ पे गर्माहट की बहुत आवश्यकता होती है, और मसाले जो है मसाले गर्मी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो खाने के लिए मसाले चाहिए उन लोगों को, तो इसीलिए पहले मसाला ज़रूरी था। और ये जो था यहाँ पे कपास, ये भी ज़रूरी था, लेकिन ये द्वितीय प्राथमिकता थी उन लोगों की, ठीक है। ये प्रथम प्राथमिकता थी, मतलब सबसे ज़्यादा जो है वैल्यू वो मसालों को दिया गया, उसके बाद कपास को। क्यों? क्योंकि जब जिंदा रहेंगे तब तो व्यापार करेंगे। तो इसी की वजह से आप देखेंगे अंग्रेज वहाँ पर भी पीछे हटते हैं थोड़ा सा, और मराठों से जो है संधि करने का मूड बनाते हैं। यहाँ पे महाजी सिंधिया जो है रहते हैं, वो सलवाई की संधि कर लेते हैं 1782 ईस्वी में। और सलवाई की संधि के साथ साथ ये कहा जाता है कि मराठे जो हैं, मराठों के जो पेशवा होंगे वो माधवराव द्वितीय को ही माना जाएगा। और जो रघुनाथ राव, चूँकि इनको भी संतुष्ट करना था अंग्रेजों को, तो रघुनाथ राव को पेंशन पर रख लिया जाता है, ठीक है। तो सलवाई की संधि हो जाती है 1782 में। तो आप देखेंगे मैसूर को हराने के लिए वो लोग मराठों से संधि कर लेते हैं, सोचते हैं कुछ टाइम तक मराठों को रोक के रखा जाए, इसीलिए वो लोग संधि कर लेते हैं और फिर मैसूर में जुड़ जाते हैं। 1780 से 84 तक मैसूर का युद्ध होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही कवर कर दिया था वो, ठीक है। तो ये था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और मैंने इसमें आपको बताया कि कैसे कैसे इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी, क्या क्या इसके कारण रहे हैं, कैसे ये चला और इसके परिणाम क्या हुए। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझको। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।